गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स, 9th क्लास का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6 डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी में हमें डिफरेंट राइट्स मिले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दे रखे हैं, वो राइट्स हमें मिले हुए हैं। इसी वजह से जो है हम एज ए सिटीजन हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये जो राइट्स हैं ये हमें जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, डेमोक्रेसी को सस्टेन करते हैं। और डेमोक्रेसी में राइट्स जो है वो आदमी को लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो है सब कुछ मिलता है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेटिक राइट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट्स गिवन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यदि डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिले तो क्या होगा, यह 3 इंसिडेंट्स के द्वारा, 3 घटनाओं के द्वारा मेंशन किया गया है कि जब राइट्स नहीं मिलते आदमी को, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, तो क्या होता है, कितने नेसेसरी हैं डेमोक्रेटिक राइट्स, ये 3 दिखाए गए हैं। सबसे पहला जो है प्रिजन्स इन ग्वाटेनामो बे। तो ग्वाटेनामो बे जो है वो क्यूबा के पास एक नेवल बेस है अमेरिका का। वहाँ पर क्या हुआ कि 600 प्रिजनर्स जो है सेक्रेटली डिटेंड कर रखे थे, पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पुट इन प्रिजन इन ग्वाटेनामो बे, एन एरिया नियर क्यूबा कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन नेवी। तो क्या हुआ था, जो 600 जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है 600 जो है पीपल को अमेरिका ने पिकअप किया था, अमेरिका ने अरेस्ट किया था। उनके ऊपर सस्पेक्ट था कि वे 11 सितंबर 2001 के टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में ट्विन टावर पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। तो उसमें अमेरिका को डाउट था कि 600 सस्पेक्ट्स जो हैं किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हैं। तो इनको इंट्रोगेशन के लिए उन्होंने पिकअप किया था। अब किस प्रकार से पिकअप किया था कि द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ब्लेम लगाया था कि ये यूएस के एनिमी हैं और ये इन्वॉल्व हैं, इनका लिंक है अटैक पर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में। इन 600 जो आदमी को डिटेंड किया गया था, अरेस्ट किया गया था, और जिनको ग्वाटेनामो बे के अंदर जो है अरेस्ट करके जेल में रखा गया था। इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्रीज, जो उनकी जो कंट्रीज की गवर्नमेंट थी, जिन कंट्रीज से इनको उठाया गया था, पिकअप किया गया था, अरेस्ट किया गया था, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट को, यानी उनके अपने ही देश की सरकार को यह नहीं बताया गया कि हम इन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। इसके बाद फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट देम। तो एक बार ग्वाटेनामो बे में डालने के बाद, उनको अरेस्ट करने के बाद, प्रिजन में डालने के बाद, ना तो परिवार के लोगों को, इनके परिवार के लोगों को, मीडिया को और यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जो है मिलने से रोका गया। यूएस आर्मी अरेस्टेड दैम, इंट्रोगेटेड दैम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप दैम देयर और नॉट। तो यूएस आर्मी ने इनको अरेस्ट किया, इंट्रोगेटेड किया। जब उनको अरेस्ट किया गया उसके बाद कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस। फिर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है, एन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल पर जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करती है, वो उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करी रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन ग्वाटेनामो बे एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन वेज दैट वायलेटेड द यूएस लॉज। तो यूएस लॉज के जो ले डाउन है, गाइडलाइंस हैं, उनके खिलाफ इनको टॉर्चर किया जा रहा है। दे वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर्स ऑफ वार मस्ट गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो उनके साथ ऐसा भी व्यवहार नहीं किया जा रहा था जैसे कि प्रिजनर ऑफ वार के साथ किया जाता है। प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। तो प्रिजनर्स को जेल से नहीं छोड़ा गया, हालांकि उनको ये हो गया था कि ये डिक्लेयर है कि दे वर नॉट गिल्टी, वे किसी तरह इन्वॉल्व नहीं है टेररिस्ट अटैक में, फिर भी उनको नहीं रिलीज किया गया। और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप हुई, यूएन जो है द्वारा, यूएन ने जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है से पता लगाया फाइंडिंग का कि वे जो इनोसेंट हैं। द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड द प्रिजनर्स इन ग्वाटेनामो बे शुड बी क्लोज्ड, द प्रिजन इन ग्वाटेनामो बे शुड बी क्लोज डाउन। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जो ग्वाटेनामो बे में जो प्रिजन है उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने इन सब प्लीज को, इन सब जो है डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। तो हमने देखा किस प्रकार से अमेरिका ने जो है
600 लोगों का ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है। दूसरा हमारा केस स्टडी आता है सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। अब यह अमेरिका में तो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के ह्यूमन राइट को वायलेट किया था। अगर जो किसी कंट्री में मोनार्की है तो वहाँ पर किस प्रकार से ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, ये पता लगता है सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में जो हेरिडेटरी किंग यानी बाप के बाद बेटा, जो विरासत में राजा का बेटा राजा बनता है, यह हेरिडेटरी रूल है सऊदी अरेबिया में। दूसरा, किंग सेलेक्ट्स द लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। तो राजा जो है वही लेजिस्लेचर विधानपालिका और कार्यपालिका दोनों वही सेलेक्ट करता है, तो जजेस को अपॉइंट करता है। तीसरा, सिटीजन्स जो है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। मीडिया कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता जो कि मोनार्क डज नॉट लाइक। मोनार्क की विश के खिलाफ मीडिया कुछ नहीं प्रिंट कर सकता। नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो वहाँ पे फ्रीडम नहीं है रिलीजन की। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, हर सिटीजन को जब मुस्लिम होना कंडीशन है। अगर जो नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं वो रिलीजन को अपने फॉलो कर सकते हैं इन प्राइवेट बट इन नॉट इन पब्लिक। पब्लिक में वे एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने रिलीजन को यदि वे नॉन मुस्लिम है तो। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस, औरतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल लगा रखा है। टेस्टिमनी ऑफ वन मैन, यानी एक आदमी की जो विटनेस है वो इक्वल है टू दैट ऑफ 2 वुमेन। तो इस प्रकार से जो सिटीजन्स राइट्स सऊदी अरब में वायलेशन होता है। तीसरा जो है अब आता है कि यदि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, लोगों के द्वारा इलेक्टेड है, फिर भी वो अपने लोगों पर टॉर्चर करती है, ये बताया गया तीसरी केस स्टडी में एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। तो कोसोवो में किस प्रकार से अल्बेनियंस को कत्लेआम किया गया, टॉर्चर किया गया, किल्ड किया गया, ह्यूमिलिएशन किया गया, उसको बताया गया है इस केस स्टडी के द्वारा। तो कोसोवो वाज ए प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट्स स्प्लिट। तो यूरोका जैसे अपने इंडिया का स्प्लिट हुआ था, इंडिया डिवाइड हुआ था, ऐसे यूगोस्लाविया 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो अब यूगोस्लाविया जो है जब यूनाइटेड यूगोस्लाविया था बिफोर इट्स स्प्लिट, तो कोसोवा इसका एक प्रोविंस था, कोसोवो इसका एक स्टेट था, प्रोविंस था। इस प्रोविंस में जो पॉपुलेशन जो थी अल्बेनियन जो थे उनकी ज़्यादा थी। पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बेनियन। तो कोसोवो में अल्बेनियन ज़्यादा थे, लेकिन पूरे देश में सर्ब्स वर इन मेजोरिटी है। पूरी कंट्री में सर्ब्स मेजोरिटी में थे, लेकिन कोसोवो में अल्बेनियन मेजोरिटी में थे। तो क्या हुआ, एक छोटी सोच वाला, ए नैरो माइंडेड जो है सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक, तो एक सर्ब जो है नेशनलिस्ट है मिलोसेविक, जो सर्ब के केयर करता है, सर्ब्स के बारे में, जो सर्ब्स के जो है डोमिनेट करना चाहता है, वो जो है क्या हुआ, जब उस समय इलेक्शन जीत गया। हिज गवर्नमेंट वाज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। उसकी सरकार जो थी वो कोसोवो के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्रूल थी। ही वांटेड दैट सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री, वो चाहता था कि सर्ब्स जो हैं पूरे कंट्री पर रूल करें और जो है सबजुगेट रहें, अल्बेनियंस दबके रहें। Many Serbs leaders thought that ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs। तो कई जो है सर्ब्स नेता चाहते थे कि एथनिक माइनॉरिटीज़ जैसे अल्बेनियंस जो माइनॉरिटी में है वो या तो देश छोड़ दें या सर्ब्स का डोमिनेंस प्राप्त कर लें। तो एक इंसिडेंट के द्वारा दिखाया गया है कि किस प्रकार से कोसोवो में अल्बेनियन के साथ इल ट्रीटमेंट किया गया था। तो एक 74 ईयर्स ओल्ड बतीसा नाम की जो एक वुमेन है जो कि अपनी किचन में बैठी हुई है अपने हस्बैंड के साथ, 77 ईयर्स ओल्ड इज्जत। तो 77 ईयर्स ओल्ड हस्बैंड है इज्जत और 74 ईयर्स ओल्ड है बतीसा। वे बैठे हैं अपनी किचन में, स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव, तो ठंड है वहाँ पर, तो ठंड की वजह तो वे चूल्हे के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने एक्सप्लोजन सुने, बाहर विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सर्बियन ट्रूप्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड द टाउन। उन्हें यह एहसास नहीं था कि सर्बियन जो आर्मी है, ट्रूप्स है, सेना है, वो जो शहर में आ चुकी है। अगली थिंग वो जानते हैं कि जो 5 या 6 जो 5 और 6 सोल्जर्स आए, उन्होंने जो है दुराजे को में से आए और वह डिमांडिंग वेयर आर योर चिल्ड्रन। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे चिल्ड्रन कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। दे शॉट इज्जत 3 टाइम्स इन द चेस्ट। तो उन्होंने इज्जत के जस्ट शूट करके उसे किल्ड कर दिया, मार दिया, चेस्ट में जो है शूट करके उन्हें मार दिया, उसके हस्बैंड इज्जत को मार दिया। जो बतीसा रिकॉल करती है, विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर द सोल्जर्स जो है पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ द हर फिंगर।
तो हस्बैंड को उसके सामने मारने के बाद जो सैनिक थे उन्होंने जो वेडिंग रिंग है, जो शादी की जो अंगूठी है, वो उसके उंगली से निकाल ली एंड टोल्ड हर टू गेट आउट, और उसके कहा घर से बाहर निकल जाए। इसके बाद शी वाज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विद नो हाउस, तो वो खड़ी हुई थी रेन बारिश में गली में, ना तो घर था उसके पास, नो हस्बैंड, नो पोजेशन, ना घर था, कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से किस प्रकार से उनके वायलेशन किया गया, अपनी देश सरकार ने अपने लोगों के साथ वायलेशन किया था। अब अगला हमारा आता है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो सबसे पहली बात होती है राइट्स क्या है। राइट्स क्या है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं एवरीवन वांट्स ए सिस्टम वेयर एटलीस्ट ए मिनिमम इज गारंटेड टू एवरीवन। हर कोई चाहता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कि हर किसी को मिनिमम कुछ ना कुछ गारंटी मिले। पावरफुल और वीक, चाहे वो मजबूत हो आदमी हो चाहे कमज़ोर आदमी हो, रिच और पुअर, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। दिस इज़ द स्पिरिट बिहाइंड थिंकिंग अबाउट राइट्स। तो राइट्स जो है के बारे में ये सोच है कि हर को मिनिमम गारंटी कुछ मिले, चाहे वो रिच पुअर अलाइक, माइनॉरिटी मेजोरिटी अलाइक। तो राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। तो राइट्स जो तो क्लेम होते हैं एक आदमी के दूसरे जो फेलो बींग्स हैं, दूसरे अन्य व्यक्तियों के प्रति से जो क्लेम है, ओवर द सोसाइटी समाज के प्रति उसकी जो क्लेम हैं, जो उसकी जो दावेदारी बनती है, एंड सरकार की, यानी सरकार से जो उसके राइट जो वो मांगता है कि सरकार से, जैसे सरकार से आम आदमी क्या मांगता है, प्रोटेक्शन मांगता है, सिक्योरिटी मांगता है, तो सिक्योरिटी उसका राइट है, तो एक क्लेम हो सकते हैं सरकार से। जब फूड है, एजुकेशन है, ये क्या है, ये इक्वलिटी है, ये सारे क्या ये क्लेम्स हैं कि जो है यानी उसकी ये इसकी रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो क्लेम्स क्या है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो कि उसके वेल बीइंग के लिए, किसी भी आदमी के सही सलामत रहने के लिए, उसको जो हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ए राइट इज पॉसिबल। इसके बाद क्या है कि जो राइट क्या है, गिव एंड टेक है। अगर जो हम दूसरों के केयर करेंगे तो दूसरे हमारी केयर करेंगे। तो ए राइट कम्स विद एन ओब्लिगेशन इन टू रिस्पेक्ट अदर राइट्स। तो हम दूसरों के जो राइट्स का ध्यान रखेंगे, जब भी हमें अपने राइट्स की गारंटी मिल सकती है। एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट। तो हर सोसाइटी में कुछ रूल होते हैं जो कि मानने पड़ते हैं, हर को फॉलो करने पड़ते हैं। वट इज रिकोगनाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट। तो जो सोसाइटी में सही है वही राइट का बेस बनता है। When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force। सोसाइटी के द्वारा जो क्लेम, जो सोसाइटी एक्सेप्टेबल क्लेम होते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, और जब लॉ में लिखे जाते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? रियल फोर्स। जब वे कानून में जाते हैं तो वे असली फोर्स बन जाते हैं। When law recognize some claims, they become enforceable। तो जब लॉ कुछ क्लेम्स को रिकोगनाइज करता है तो वे एनफोर्सेबल हो सकते हैं, जो कि प्राप्त कर सकते हैं। When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights। जब fellow citizens या जो हमारे आसपास के लोग या सरकार जो है वो इन राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो हम कहते हैं कि हमारे राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो इन ब्रीफ राइट्स क्या हैं? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ ए पर्सन रिकोगनाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। तो वे उचित क्लेम जो कि सही हैं, जो रीजनेबल हैं, वो क्लेम जो हमें समाज से और सरकार सोसाइटी से, जो फेलो बीइंग से, और जो है सैंक्शन बाय लॉ से। तो सिंपल डेफिनेशन है रीजनेबल क्लेम कैसे? जो क्लेम उचित है, जैसे हम चाहते हैं इक्वलिटी मिले हमें, तो ये क्या है? रीजनेबल क्लेम है। पर से जो सोसाइटी मानता है, सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज करता है भी इक्वलिटी आनी चाहिए, और लॉ ने भी सैंक्शन कर रखा है कि इक्वलिटी सबके लिए। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर कोई चाहता है कि मेरे धर्म का जो है मुझे फ्रीडम होनी चाहिए, मैं चाहे कोई सा रिलीजन एक्सेप्ट करूं। तो ये क्लेम कैसा हो गया? रीजनेबल हो गया, उचित क्लेम है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, और सोसाइटी भी सब सही मानती है, हर एक को आदमी को अपनी रिस्पेक्ट है, फ्रीडम की करनी चाहिए, और दूसरा लॉ भी सैंक्शन करता है। तो ये राइट्स हो गए। अब सवाल उठता है नीड ऑफ राइट्स इन ए डेमोक्रेसी। तो हमें नीड की जो है, नीड क्यों है, राइट की आवश्यकता क्यों है? तो राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट राइट्स। राइट है जब भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन हैज़ टू हैव द राइट टू वोट एंड द राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट। तो हर एक को राइट है वोट डालने का और जो है इलेक्ट होने का, चुनाव में खड़े होकर जो है
राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजॉरिटी। तो राइट्स की दूसरी जो क्या इंपॉर्टेंस है कि राइट जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करते हैं मेजॉरिटी के ऑपरेशन से। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये जो है आप जुडिशरी है, या ये यहाँ पर जाकर आदमी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। अगला है दे एंश्योर दैट द मेजॉरिटी कैन नॉट बी डू वट एवर इट लाइक्स। तो इसमें क्या है, मेजॉरिटी की मन मर्जी नहीं चलेगी। समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में नॉट प्रोटेक्ट और मे इवन अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। कभी भी क्या होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती या अपने सिटीजन्स के राइट को छीन लेती है, अटैक करती है, जैसे हमने कोसोवो में पढ़ा था, कोसोवो के अंदर पढ़ा था। दैट इज़ वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। इसीलिए कुछ राइट्स जो हैं वे गवर्नमेंट से भी ऊपर है, यानी गवर्नमेंट भी उनको नहीं ले सकती उन राइट को, वे राइट जो है गवर्नमेंट से भी ऊपर है। So that the government cannot violate them. In most democracies, the basic rights of the citizens are written down in the constitution. तो सबसे दूसरा अधिकतर डेमोक्रेसी में जो बेसिक राइट्स हैं सिटीजन्स के वे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। अब राइट, अगला हमारा टॉपिक आता है कि राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद अगर जो क्या कहते हैं, हमारे प्रेम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वलिटी लिबर्टी एंड जस्टिस। तो जो प्रेम्बल जो हमारा वो टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स इक्वलिटी लिबर्टी एंड जस्टिस। तो जो है प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि इक्वलिटी, बराबरी, लिबर्टी, आज़ादी और न्याय। फंडामेंटल राइट्स पुट दिस प्रॉमिस इनटू इफेक्ट। तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो इन्हीं इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस को रियलिटी में जो लाते हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पोर्टेंट बेसिक फीचर है फंडामेंटल राइट्स। तो कुल हमारे यहाँ पर 6 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 6 फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी। दूसरा, पहला राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, दूसरा राइट टू फ्रीडम, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और सिक्स्थ है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ वी शैल डिस्कस वन बाय वन ईच फंडामेंटल राइट। तो जो राइट्स दे रखे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल राइट्स जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइट टू इक्वलिटी। The Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है लॉ के सामने सभी बराबर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे पियोन हो, कोई भी आदमी हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इट मीन्स दैट द लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल। सबके लिए सेम कंडीशन है। एक क्राइम के लिए चाहे वो कितना बड़ा हाई हो चाहे लो हो, सबके लिए एक क्राइम है तो सेम पनिशमेंट। इट मीन दैट नो पर्सन इज अबाउ द लॉ। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन। सबके लिए सेम लॉ है। लॉ इसलिए कहते हैं लॉ टेक इट्स ऑन कोर्स। कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा हर एक को। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सरकार जो है किसी भी भेदभाव नहीं कर सकती, किसी से भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है, या जन्म स्थान के आधार पर। इसके बाद इक्वलिटी डज नॉट मीन गिविंग। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेम। अच्छा, ऐसे पब्लिक जॉब्स है, पब्लिक जॉब्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑल आर इक्वल। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो सभी जो है सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद इक्वलिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। इक्वलिटी मतलब नहीं कि सबके साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसलिए जो रिजर्वेशन दे रखा है उसमें ऐसा मानते हैं कि जो सम सेक्शन सोसाइटी के हैं वे डेप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स सिंस एजेज। तो कुछ जो समाज के वंचित लोग हैं वो इक्वल नहीं हैं,
उनको इक्वल लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो जो है इसलिए कहा गया है लाइन, इक्वलिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। जो डेप्रेड लोग हैं उनके साथ फेवर किया जाता है रिजर्वेशन के रूप में, ताकि वे भी इक्वल आ जाए। इक्वलिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव वट एवर वन इज केपेबल ऑफ। फिर अगला पॉइंट है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। तो अनटचेबिलिटी है मीन्स ऑल आर इक्वल, और द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस। तो जो है ये इक्वलिटी मानते हैं सारे। कौन कौन से, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, कि अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट इसलिए किया गया है ताकि इक्वलिटी का जो है राइट टू इक्वलिटी है वो एप्लीकेबल किया जा सके। अगला हमारा आता है राइट टू फ्रीडम। नाम से पता लग रहा है राइट टू फ्रीडम, इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ 6 राइट्स। कैसे, सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर व्यूज विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब ये है कि वी कैन स्पीक वट एवर वी वांट, वी कैन नॉट स्पीक such words that hurts the feelings of the different communities, or we cannot do such works which is against the interest of the nation. तो assembly in a peaceful manner, तो we can assemble everywhere in peaceful manner. फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, वी कैन फॉर्म एसोसिएशन, ये हमारी फ्रीडम आते हैं, फॉर्म्स एसोसिएशन एंड यूनियंस। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, तो अगला है वी कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, बट देयर आर एक्सेप्शंस अलोंग ऑल दीज क्लस्टर ऑफ राइट्स। reside in any part of the country and practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो ये जो हमारे क्लस्टर हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट काफ़ी, इससे हमें जो इक्वलिटी जो इससे हमें फ्रीडम मिलती है। अब अगला आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ में आता है कि जो हर एक को जीने का अधिकार है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को कोई भी नहीं छीन सकता किसी की, सिर्फ लॉ को छोड़कर, जो कि एक प्रोसीजर के द्वारा ही जो है पनिशमेंट देता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया या हैंग्ड टू डेथ हो गया, ये जब एक प्रोसीजर के द्वारा दिए जा सकते हैं, जब किसी व्यक्ति ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है या जो इंडियन पिनल कोड के जो है क्राइम उनके अनुसार जो है किया गया हो। अब अगला है रूल्स रिगार्डिंग अरेस्टेड पर्सन। किसी आदमी को जब अरेस्ट करते हैं उसकी जब फ्रीडम छिन जाती है तो उसके क्या क्या रूल है। ए पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। यदि किसी आदमी को पकड़ लिया गया है तो रीजन बताना पड़ेगा उस अरेस्टेड पर्सन को कि तुम्हें किस लिए पकड़ा गया है। दूसरा, ए पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। दूसरा, एक पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है और डिटेंड किया गया है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स अरेस्ट के अंदर। सच ए पर्सन हैज़ अ राइट टू कंसल्ट ए लॉयर और एंगेज ए लॉयर फॉर हिज डिफेंस। तो ऐसे आदमी को राइट है कि वो एक वकील जो है अपने लिए अपॉइंट कर, एक वकील जो है उसकी तरफ से लड़ सके केस, और एंगेज ए लॉयर फॉर हिज डिफेंस, अपने बचाव के लिए वो जो है लॉयर की सर्विस ले सकता है। तो दिस वाज अबाउट राइट टू फ्रीडम।